अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिल सके। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झैल टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विलेंस की कि सर्विलेंस किसे कहते हैं, इसकी हम तारीफ़ करेंगे, ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर हम सर्विलेंस के जो पर्पसेस है, जिस मकसद के लिए हम सर्विलेंस करते हैं, तो उस पर बात करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विलेंस को कि सर्विलेंस के हमारे साथ कितने टाइप्स है और कौन कौन से हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड कंपोनेंट ऑफ सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आखिर में फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे नर्सिस रोल इन सर्विलेंस। सर्विलेंस में नर्सिस का क्या किरदार होता है, क्या रोल वो प्ले करते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल है KMU के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। सो इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स सर्विलेंस से। सर्विलेंस किसे कहते हैं? Surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of outcome-specific data for use in planning, implementing, and evaluating public health policies and practices. Surveillance इसकी बहुत सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन की गई है, यहाँ पर बहुत ही आसान डिफिनीशन है। मुझे उम्मीद है आप सब दोस्तों को मेरे रीडिंग से ही इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सर्विलेंस यूजुअली हमारे साथ ये एक ऑन गोइंग सिस्टम होता है। ऑन गोइंग सिस्टम से मुराद ये है जिसको हम टाइम के साथ करते रहते हैं, ठीक है, बार बार इसको हम करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। जो आउटकम, जो नतीजा हमने उससे आखज़ किया होता है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है, उससे हमने जो रिज़ल्ट निकाला हुआ होता है, तो उस पर फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर फिर हम सोच विचार करते हैं। किस लिए सोच विचार करते हैं? इसलिए हम सोच विचार करते हैं ताकि उस डेटा, उस नतीजे के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करें और जो प्लानिंग हमने की हुई होती है तो उस प्लानिंग को हम फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं फ्यूचर में। और जब प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं प्लानिंग को, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसकी फिर हम इवॉल्वेशन करते हैं, ठीक है। तो इवॉल्वेशन भी जब हम करते हैं तो यूजुअली हम लोगों की जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ है, लोगों के लिए हमने जितनी भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई हुई होती है और जितनी भी उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमने जितने भी इकदाम उठाए हुए होते हैं, तो उसकी हम इवॉल्वेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम ये सारा काम करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको सर्वेलेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें मुश्किल की मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि नीचे दिया गया है कि सर मीन फ्रॉम अबव एंड व्हीलर मीन टू वॉच। सो टू वॉच फ्रॉम अबव मतलब आप जो है प्रेजेंट को देखते हैं, तो प्रेजेंट को देखते हुए आप क्या करते हैं, आप फिर इससे आगे का सोचते हैं, ठीक है। मतलब मौजूदा हालात को देखकर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो सर्विलेंस का जो लफ्ज़ी मानी है वो ये है कि मौजूदा हालात को देखकर आप आगे वाले दिनों के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए, आने वाले टाइम के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सर्विलेंस कहते हैं। की फंक्शन ऑफ डिजीज सर्वेलेंस।
अब हमारे साथ जो डिजीज़ सर्वेलेंस है इसका बुनियादी काम क्या होता है। डिजीज़ सर्वेलेंस से मुराद यह है कि डिज़ीज़ के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं या डिज़ीज़ से रिलेटेड हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको फिर हम एनालाइज करते हैं, उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसके बाद फिर हम उस डिज़ीज़ के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से हम इस डिज़ीज़ को ख़त्म करेंगे, कौन से तरीके हम यूज़ करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, और फिर उन प्लान किए हुए मेथड्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब हम उसकी इवॉल्यूशन करते हैं उसको हम देखते हैं कि आया हमने जो प्लानिंग की थी आया वो अचीव हो गई है या नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ सर्विलेंस कहते हैं। तो डिजीज़ सर्विलेंस के बुनियादी फंक्शन क्या है, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि डिजीज़ सर्विलेंस हम किस मकसद के लिए करते हैं। अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। डिजीज़ सर्विलेंस का जो बुनियादी फंक्शन है, पहला काम है वो ये है कि जब हम डिजीज़ सर्विलेंस करते हैं तो इसके ज़रिए हमें आने वाले जो ख़तरात होते हैं, जो लोगों के सेहत के लिए जो ख़तरात आने वाले होते हैं, ख़तरे पैदा होने वाले होते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है, जब हम डिजीज़ सर्विलेंस करते हैं। इसके अलावा डिजीज़ सर्विलेंस का जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा काम है वो ये है कि डिजीज़ सर्विलेंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। किस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, डिजीज़ स्पेसिफिक और मल्टी डिजीज़ प्रोग्राम, जितने भी हमारे साथ ख़ास डिजीज़ है और मल्टी डिजीज़ प्रोग्राम है, मल्टी मतलब बहुत सारे डिजीज़ के लिए हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं डिजीज़ सर्विलेंस के ज़रिए। इसके अलावा डिजीज़ सर्विलेंस का जो तीसरा फंक्शन है, तीसरा काम है वो ये है कि डिजीज़ सर्विलेंस क्या करता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। डिजीज़ सर्विलेंस के ज़रिए जो है हमें एक प्रॉपर प्लान मिलता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पब्लिक होता है, हमारा जो अवाम है, ठीक है, तो हम अपने अवाम की सेहत के लिए फिर उस प्लान को प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उन पर अप्लाई करते हैं ताकि उनकी जो सेहत है उसमें जो है बेहतरी आए और वो मज़ीद ख़राबी की तरफ ना बढ़े, ठीक है। इसके अलावा डिज़ीज़ सर्विलेंस का जो चौथा फंक्शन और काम है वो ये है कि डिज़ीज़ सर्विलेंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टिमुलेटिंग रिसर्च। डिज़ीज़ सर्विलेंस के ज़रिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये फोर जो है ये की फंक्शन है डिजीज़ सर्विलेंस के को करने के, ठीक है। डिजीज़ सर्विलेंस को करने से हमें इन चार चीज़ों के बारे में मेजरली पता चलता है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एग्जांपल ऑफ सर्विलेंस दिया गया है कि अर्ली वार्निंग साइन द CDC स्टैंड फॉर सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। CDC ये यूजुअली असल में हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, हेल्थ नेटवर्क है या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। इनका काम ये होता है कि ये नीचे जो हमारे इससे नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इदारे होते हैं, तो उनसे जो है वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, और जितने भी हमारे साथ डिजीज़ होते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, अपने साथ ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इसको जो है आगे WHO को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनको भेजते हैं, और WHO फिर जो है इन डिजीज़ को देखकर इस पर इंटरप्रिटेशन करके फ़ाइनल डिसीजन लेते हैं। तो CDC यूजुअली सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये एक इदारा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। मेड द पब्लिक फॉर टेकिंग प्रिवेंशन देयर इज़ एन आउटब्रेक। ये क्या करते हैं, ये लोगों को जो है लोगों को बताते हैं कि आपने जो है एहतियाती तदाबीर जो है अपनाने हैं कि आने वाले दिनों में जो है इस तरह की वबा जो है वो फैल सकती है, या इस तरह की जो बीमारी है वो कम्युनिटी में, माशरे में, सोसाइटी में जो है वो फैल सकती है। तो अर्ली वार्निंग साइन क्या हो सकते हैं सर्विलेंस में, तो सार्स हो गया, सार्स स्टैंड फॉर शॉर्ट एक्यूट रिस्पायरेटरी सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो गया, ठीक है। इसी तरह से एवियन इन्फ्लुएंजा को कॉमनली आप बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट, जो बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, और बायोलॉजिकल से मुराद जो बाय बर्थ
लोगों में जो है बातें होती है, फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे भी क्या होते हैं, इंडिविजुअल थ्रेड्स में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से इबोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे साथ क्या है, अर्ली वार्निंग साइंस में आती है, ठीक है, जो कि आपको आने वाले ख़तरे के बारे में आपको आगाही देती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विलेंस की, कि सर्विलेंस के हमारे साथ जो टाइप्स है वो क्या है और उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव सर्विलेंस की। यूजुअली हमारे साथ सर्विलेंस की 3 टाइप है, एक एक्टिव सर्विलेंस, एक पैसिव सर्विलेंस और एक हमारे साथ सेंटिनल सर्विलेंस है, ठीक है। सो बात करते हैं एक्टिव सर्विलेंस की। एक्टिव सर्विलेंस की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एक्टिव सर्विलेंस यूजुअली हमारे साथ सर्विलेंस की वो किस्म है जिसमें हमारे साथ जो स्टाफ होता है तो उसको ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए हायर किया जाता है कि वो क्या करे, वो सर्वे करे, ठीक है। किस चीज़ की सर्वे करे, ख़ास इलाकों की सर्वे करे, ठीक है। और किस मकसद के लिए वो सर्वे करे, इस मकसद के लिए वो सर्वे करे कि वो जिस इलाके का सर्वे कर रहे हो तो उसमें जो है वो देखे कि वहाँ पर लोगों की जो हेल्थ है वो कैसी है, वहाँ पर अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, ठीक है। अगर लोग जो है मर रहे हैं तो किस वजह से मर रहे हैं। तो इन सब बातों के बारे में वो क्या करते हैं, सर्वे के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो एक्टिव सर्विलेंस ये हमारे साथ वो सर्विलेंस होती है, सर्विलेंस की वो किस्म है जिसमें जो हमारे साथ सर्वे करने वाले स्टाफ होते हैं तो उनको जो है ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए जो है उनको हायर किया हुआ होता है और उनसे जो है डिफरेंट इलाकों का सर्वे किया जाता है ताकि वो जो है इन इलाकों का जो रिपोर्ट है, जो डेटा है उसको कलेक्ट करें और उस डेटा को जो है उसको फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो अगर हम एक्टिव सर्वेलेंस की डिफिनीशन की बात करें तो अ सिस्टम इन विच प्रोजेक्ट स्टाफ आर रिक्रूटेड से मुराद ये है कि उनको क्या किया हुआ होता है, उनको हायर किया हुआ होता है टू कैरी आउट द सर्वेलेंस प्रोग्राम, कि वो क्या करे, सर्वेलेंस प्रोग्राम को करे, उसको मुकम्मल करे, ठीक है। दे आर रिक्रूटेड टू पीरियोडिक फील्ड विजिटेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई न्यू केसेस ऑफ डिजीज और डेथ फ्रॉम डिजीजेज दैट अकर, ठीक है। वही बात है कि जो मैंने आपको कही थी कि एक्टिव सर्वेलेंस ऑफ डिजीज़ या सर्विलेंस का जो टाइप है जो हमारे साथ एक्टिव सर्विलेंस है, तो यूजुअली ये हमारे साथ वो किस्म है सर्विलेंस की जिसमें जो स्टाफ है उनको इस मकसद के लिए हायर किया जाता है कि उनके ज़रिए सर्वे किया जा सके। उनको जो है ये ज़िम्मेदारी दी गई होती है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों की जो है वहाँ सर्वे करे, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स जाए, क्लिनिक्स जाए और वहाँ पर देखे कि वहाँ पर जो न्यू केसेस आए हुए हैं उसको जो है अपने साथ नोट डाउन कर ले। इसके अलावा जो डिजीज़ काज होते हैं और उन डिजीज़ की वजह से जो लोगों की अमवात हो रही होती है तो उन सब डेटा को जो है वो अपने साथ नोट डाउन करे। तो इस मकसद के लिए जो स्टाफ को हायर किया जाता है और उनसे ये काम जो लिया जाता है तो इस किस्म की सर्विलेंस को क्या कहते हैं, एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव सर्विलेंस में हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसका समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हमारे साथ जो एक्टिव सर्विलेंस होती है तो एक्टिव सर्विलेंस में हमें जिस किस्म का डेटा मिलता है तो यूजुअली ये डेटा जो है हमारे साथ वेरीफाइड डेटा होता है, ठीक है। वेरीफाइड डेटा से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो स्टाफ है ये ख़ुद चलकर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ विज़िट करते हैं और वहाँ पर जो है ख़ुद अपनी आंखों से जो है हालात को देखते हैं। तो इस वजह से जो डेटा होता है वो हमारे साथ वेरीफाइड होता है। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है हमारे साथ बिल्कुल एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होती है और जो डेटा कलेक्ट किया गया होता है डिजीज़ के बारे में तो वो वैलिडेटेड डेटा होता है। वैलिडेटेड डेटा मतलब यह है कि उसको जो है 3-4 लोगों के ज़रिए जो है उस डेटा को चेक किया गया होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो वैलिडेटेड डेटा होता है, फ्री फ्रॉम एरर होता है। एम टू डिटेक्ट मोर केसेस इन द कम्युनिटी, ठीक है। इसी तरह से जो एक्टिव सर्वेलेंस डेटा होता है हमारे साथ तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है,
टाइमली होता है, टू द टाइम होता है, ठीक है, मीन टाइम पर उसको लिया गया होता है, इसी तरह से शॉर्ट पीरियड पर मुश्तमिल होता है और मोर रिसोर्सिव इंटेंसिव होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज से जो है उसको लिया गया होता है। तो ये हमारे साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ है एक्टिव सर्विलेंस के, जो कि एमसीक्यूज़ में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा हमारे साथ जो एक्टिव सर्विलेंस होता है ये मोर एक्यूरेट होता है पैसिव सर्विलेंस के बनिस्बत। क्यों मोर एक्यूरेट होता है? इसलिए मोर एक्यूरेट होता है क्योंकि इस किस्म की जो सर्वे होता है इसको ख़ास कर उन लोगों से किया जाता है जिनको इस मकसद के लिए हायर किया हुआ होता है। मतलब सिर्फ उन लोगों से ही एक्टिव सर्वेलेंस को किया जाता है जिनको सेलेक्ट किया गया होता है, जिनको जॉब दी गई होती है इस काम के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग जो है उन पर किसी किस्म की दूसरी जिम्मेदारियां नहीं होती और बस ये एक जिम्मेदारी उन पर होती है, जिसकी वजह से वो दिल लगाकर जो है प्रॉपर तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा जो है वो आगे फिर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरी किस्म है सर्विलेंस की उसे कहते हैं पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस जो है ये एक्टिव सर्विलेंस के ऑपोजिट है। पैसिव सर्विलेंस में हमारे साथ जो क्या होता है, अ सिस्टम इन विच द अवेलेबल डेटा ऑन रिपोर्टेड डिजीज आर यूज। पैसिव सर्विलेंस में सबसे पहली बात हमारे साथ ये है कि इसमें नए डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता, ना ही सर्वे की जाती है, बल्कि पहले से मौजूद जो डेटा होता है, पहले टाइम जो डिजीज़ रिपोर्ट हुए थे तो उसी डेटा को जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसी डेटा को जो है यूज़ करते हुए आगे रिपोर्ट देते हैं। तो इस वजह से इसको पैसिव डेटा या पैसिव सर्विलेंस कहते हैं। इस वजह से पैसिव सर्विलेंस जो है इसमें हमारे साथ जो डेटा होता है वो वेरीफाइड नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन उनकी जो है इतनी अच्छी नहीं होती और जो डेटा को सेंड किया जाता है तो वो बग़ैर वेरिफिकेशन के उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस में गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। पैसिव सर्विलेंस जो है हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देती है जिसको हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें पैसिव सर्विलेंस जो है उसके बारे में हमें क्या करती है, डेटा देती है। इसके अलावा जो एक्टिव सर्विलेंस है इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है और इसके अलावा जो एक्टिव सर्विलेंस है वो प्रोसेस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि जो पैसिव सर्विलेंस है इस पर ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आता और ये जो है आसानी से जो है इस सर्विलेंस का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। सेंटिनल surveillance encompasses a wide range of activities focused on monitoring key health indicators in general or in specific population. सेंटिनल सर्वेलेंस यूजुअली हमारे साथ सर्वेलेंस की वो किस्म है जिसमें ख़ास तौर पर उन हेल्थ इंडिकेटर पर फोकस की जाती है, फोकस दी जाती है जिसके ज़रिए जो आम पॉपुलेशन या ख़ास पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। अब जो सेंटिनल सर्वेलेंस है ये हमारे साथ पैसिव सेंटिनल सर्वेलेंस भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। की हेल्थ इवेंट के बारे में इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्लिनिक और अदर साइट एट विच हेल्थ इवेंट आर मॉनिटर। इसके अलावा क्लिनिक या दूसरे जगहों पर जहां पर हेल्थ इवेंट को मॉनिटर किया जा रहा होता है तो उससे जो है हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। तो इस किस्म का जो सर्वेलेंस होता है इसको सेंटिनल सर्वेलेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपको एक जर्नल मैप दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको जो है बताया गया है कि सर्वेलेंस की कैसे की जाती है। तो उसके जो कुछ जर्नल प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले हमारे साथ हेल्थ केयर सिस्टम होता है। हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे साथ जो है स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उन स्टाफ मेंबर्स के ज़रिए जो है उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो क्या करें, डेटा को कलेक्ट करें। जब वो डेटा को कलेक्ट करते हैं तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के ज़रिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को जब वो कलेक्ट कर लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन पर वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है।
उस पर जब वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद फिर वो फीडबैक देखते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया था तो उसके क्या असरात जो है पब्लिक हेल्थ पर पड़े हैं, आया हमारा जो डिसीजन है वो पब्लिक हेल्थ के लिए मुफीद साबित हुआ है या नहीं। तो फीडबैक देखते हैं, फीडबैक के बाद उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जितनी भी प्लानिंग की थी, जितनी भी हमने डिसीजन की थी, तो उन डिसीजन में कितने डिसीजन में जो है हम कामयाब हुए हैं और कितने डिसीजन में हम नाकाम हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो सर्वेलेंस प्रोसेस है उसको किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल की ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम। अब सर्वेलेंस सिस्टम के हमारे साथ कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपोनेंट है जिसके ज़रिए सर्वेलेंस प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होता है। सो ऑल सर्वेलेंस सिस्टम इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट। जितने भी हमारे साथ सर्वेलेंस सिस्टम है तो ये सारे जो है 6 की एलिमेंट या 6 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले हम सर्वेलेंस सिस्टम में क्या करते हैं, डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ अ हेल्थ इवेंट। कोई भी हेल्थ इवेंट हो, हेल्थ इवेंट से मुराद ये है कि कोई बीमारी जो है वो फैलने वाली हो, कोई बीमारी जो है वो काज होने वाली हो, तो उस बीमारी के बारे में हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं और उसके बारे में हम लोगों को आगाही देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ सर्वेलेंस सिस्टम का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन। जो हेल्थ इवेंट होते हैं उसके बारे में हम सर्वेलेंस सिस्टम के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसी तरह से उसकी कंफर्मेशन करते हैं, उसको हम कंफर्म करते हैं कि आया जो बात हमने देखी है या सुनी है वो हकीकत में इस तरह से है या नहीं, ऐसी सुनी हुई बात है। ठीक है, इसके बाद तीसरा काम हम ये करते हैं, तीसरा कंपोनेंट सर्वेलेंस सिस्टम का ये है कि इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद जाहिर बात है उस पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस से मुराद उस पर हम फिर तज्जिया करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं। इसके अलावा फिर हम उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद यह है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है तो उस डेटा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा में हमारे साथ कौन सी चीज़ें जो है वो यूनिक है या क्या प्रॉब्लम जो है इस डेटा में है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक की तरफ आते हैं। फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देखते हैं कि हमने जो काम किया था तो उसका क्या नतीजा निकला है। ठीक है, और लास्ट में हम रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं। लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम स्पेसिफिकली एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ख़ास तौर पर जो बीमारियां होती हैं या हेल्थ इवेंट्स होते हैं उनसे बचने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के ज़रिए, तो ये 6 फैक्टर्स जो है ये हम सर्वेलेंस सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म करते हैं और सर्वेलेंस सिस्टम के ज़रिए इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपको डायग्राम के ज़रिए समझाया जा रहा है कि किस तरह से जब बीमारी किसी कम्युनिटी या किसी इलाके में पैदा होती है तो उसकी अगर हम टाइम पर उसके लिए हम इक़दामात ना उठाएं तो उसकी वजह से हमें कौन से क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अब बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है पहले नंबर पर जो है आपको नीचे जो है ये डेज के बारे में आपको बताया जा रहा है और ऊपर जो है आपको केसेस के बारे में जो है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि 5वें दिन पर जो है डिज़ीज़ जो है फर्स्ट केस जो है वो हमारे साथ आया। ठीक है, 5वें दिन पर जो है एक केस जो है वो डिटेक्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद जो है उसकी जो डिटेक्शन है, पहले 5वें केस पर डिज़ीज़ जो है वो काज हुआ था कम्युनिटी में, लेकिन उसकी जो डिटेक्शन है लोगों को उसके बारे में जो पता चला था तो वो 16वें दिन पर जो है लोगों को पता चला था। 16 डेट पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर जो है इस किस्म का मसला है। तो मतलब ये है कि डिटेक्शन जो है इसकी लेट हो गई थी, तो इस वजह से क्या होगा,
यहाँ पर फिर लोग इसके लिए जो डिटेक्शन उन्होंने की है तो उस डिटेक्शन के लिए फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने रिस्पॉन्स भी देना होगा। तो रिस्पॉन्स जब वो देंगे तो उसमें मज़ीद फिर टाइम लगेगा। तो टाइम जो है 16 से लेकर 28 तक जो है टाइम इसमें लग जाएगा और 28 डेट पर फिर वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो है ये डिले हो गया तो इस वजह से जो हमारे साथ जो आबादी है तो ज़्यादातर आबादी जो है उसकी वजह से ये सारी आबादी जो है ये लपेट में आ गई है, जो रेड आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इतनी सी जगह जो है, इतनी सी जगह में जितने भी लोग हैं हमारे साथ वो इस बीमारी से बच जाएंगे। तो मतलब इस डायग्राम का ये है कि अगर आपके पास केसेस आ जाए और उन केसेस को आप लेट डिटेक्ट कर ले तो उन केसेस की वजह से फिर लोगों के इफ़ेक्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे और उस डिज़ीज़ से लोगों को बचाने के जो चांसेस होंगे वो आपके पास फिर बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो डिटेक्शन की है तो वो लेट की है, जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो डिटेक्शन के बाद ज़ाहिर बात है आपने रिस्पॉन्स भी देना होता है, तो रिस्पॉन्स में मज़ीद टाइम्स लगता है, ठीक है, मज़ीद दिन लगते हैं। तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं और बहुत कम लोग जो है उससे बच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस दूसरे डायग्राम में देखें तो इसमें जो फर्स्ट केस है वो जो है दूसरे दिन जो है उसको वो जो है काज हुआ था, लेकिन इसकी जो डिटेक्शन है वो 7वें दिन की गई, मतलब बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स जो है लोग करेंगे, लोग एक्शन लेंगे। तो जल्दी जब एक्शन लेंगे तो इससे हमारे साथ ये वाला एरिया जो है ये सारा बच जाएगा। मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे बहुत सारे लोग जो है वो डिजीज़ काज होने से बच जाएंगे, सफ़र करने से वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। डियर स्टूडेंट, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो इसके सोर्सेज के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूजुअली हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं सर्वेलेंस में, तो यूजुअली वो डेटा हम मोर्टेलिटी रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी रिपोर्ट से मुराद ये है कि आम पॉपुलेशन में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अमवात होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में वगैरह में, तो उसके रिपोर्ट को जो है उसके रिपोर्ट से जो है डेटा को लिया जाता है। इसी तरह से मॉर्बिडिटी रिपोर्ट से जो है डेटा को लिया जाता है। जो बीमारी के केसेस आते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर, तो उसके रिपोर्ट से जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से एपिडेमिक रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ लेबॉर्ट्री यूटिलाइजेशन, लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे जो है रिपोर्ट्स, उससे डेटा ली जाती है। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल केस इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट ऑफ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल सर्वे लाइक हॉस्पिटल एडमिशन हो गए, डिजीज़ रजिस्टर्स वगैरह, इनसे जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल सर्वेज हो गए, जो ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, इससे डेटा ली जाती है। इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल रिजर्वायर्स एंड वेक्टर्स, डेमोग्राफिक डेटा एंड इन्वायरमेंटल डेटा। तो ये सारी जो है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो ये असल में हमारे साथ सोर्सेज है डेटा के कलेक्ट करने के। ठीक है, इनसे जो है हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वेलेंस के लिए। ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि सर्वेलेंस यूजुअली हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और आखिर में उसका हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे आया वो अचीव हो गए हैं या नहीं। तो अब हम उस फ्लो के बारे में बात करेंगे जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एक सेंटर से दूसरे सेंटर को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उससे तीसरे सेंटर को, फिर तीसरे से आगे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उसको हम डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट को जो है चेक कर रहा है और चेकिंग के दौरान वो एक डिज़ीज़ को रिपोर्ट करता है, डायग्नोज करता है। तो वो इस डिज़ीज़ को जो है अपने साथ डॉक्यूमेंटेशन में लिख देता है। डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है इसकी जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाती है स्टेट
की तरफ, स्टेट से मुराद कंट्री को जो है वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर कंट्री से जो है ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें हमारे साथ CDC आती है। CDC का मैंने आपको बताया कि CDC किसे कहते हैं। CDC यूजुअली स्टैंड फॉर सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC ये हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम ये होता है कि ये किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रूल्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो CDC को डेटा सेंड की जाती है। CDC फिर इस डेटा को जो है WHO के पास भेज देता है। WHO फिर इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर इन डिजीज़ के लिए एक ख़ास पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसकी एवालुएशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और उस पर काम होता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस। वाइटल स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस यूजुअली हमारे साथ क्या है, यूजुअली ये हमारे साथ एक प्रोसीजर है, एक बुनियादी प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस से रिलेटेड डेटा ली जाती है। मिसाल के तौर पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस में क्या होता है, इसके ज़रिए जो है बर्थ एंड डेथ का जो रिकॉर्ड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है कि कितनी तादाद में बच्चों की पैदाइश हो रही है और कितनी तादाद में अमवात हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो इसके बारे में जो डेटा ली जाती है, कलेक्ट की जाती है, तो उस प्रोसेस को वाइटल स्टैटिस्टिक्स सर्वेलेंस कहते हैं। मोर्टेलिटी डेटा ओवर पास्ट सेंचुरी शोज डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पास्ट सेंचुरीज पुराने ज़माने से देखें और अब तक इसको देखें तो हमें जो है ये पता चलता है कि इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ रेशो था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कमी आ गई है बनिस्बत उसके जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बग़ैर किसी इन्फेक्शन के काज होती है डेथ। ठीक है, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसको जो है अभी तक जो है इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जाता था कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इसका मतलब यह है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कंडीशन में है, जिसकी वजह से बच्चों की जो अमवात है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बर्थ डेटा यूज टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ प्री टर्म बर्थ रिस्क फैक्टर फॉर वेराइटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम। इसी तरह से जो बर्थ डेटा है इसको जो है प्री टर्म बर्थ के जो एक्सीडेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। Vital statistics. In Pakistan, vital statistics are available from National Institute of Population Studies, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप वाइटल स्टेटिस्टिक्स जो है उसको आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशन है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी कहते हैं। इससे जो है आप वाइटल स्टेटिस्टिक्स की हिस्ट्री जो है वो जान सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है ये यूजुअली आपको वाइटल स्टेटिस्टिक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो फराहम करती है। पाकिस्तान में डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं हर साल, और उसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ जो है वो पब्लिश करती है। डिजीज़ रिपोर्टिंग सर्वेलेंस। A structured approach to strengthen national communicable disease surveillance system could include। अब हमारे साथ कुछ ऐसे सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारा जो नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कुछ मंदरज़ झैल कंपोनेंट्स की वजह से होता है। तो वो कंपोनेंट कौन से हैं वो हमारे साथ नीचे दिए गए हैं। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट आता है, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटाइजेशन आती है, तीसरे नंबर पर स्वॉट एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, developing a strategic action plan, implementation, monitoring and evaluation। बहुत सारे जो है बहुत आसान है, इसको जो है डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब असेसमेंट में हम असेसमेंट करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन में हम
प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा मसला जो है पहले हल करना चाहिए, कौन सा मसला जो है उसको बाद में हल करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से स्वॉट एनालिसिस हो गया, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान हो गए कि कौन से प्लान हमें फॉलो करने चाहिए जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो गई, मॉनिटरिंग और एवॉल्यूशन, तो आप सब दोस्तों को पता है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल मैप जो है वो बना कर दिया गया है और आपको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से जो है सर्वेलेंस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, रिस्क को एसेस करते हैं, रिस्क को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो पब्लिक हेल्थ थ्रेट है उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन से थ्रेट जो है ज़्यादा ख़तरनाक है और कौन से कम है, तो इसके बुनियाद पर फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर हम उसके लिए एक ख़ास किस्म के प्लान बनाते हैं प्लान बनाने के बाद फिर उन प्लान्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम देखते हैं, मॉनिटरिंग उसकी करते हैं कि आया उसमें किसी किस्म की चेंजेस आई हुई है या नहीं, और आखिर में फिर हमारे साथ जो आउटकम होते हैं उसकी हम एवॉल्यूशन करते हैं और उसके असरात को हम देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं डियर स्टूडेंट मॉनिटरिंग की तरफ के मॉनिटरिंग क्या है। मॉनिटरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स सिस्टम के नज़रिए से अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो इससे मुराद ये है कि टू द रूटीन एंड कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेन सर्वेलेंस एक्टिविटीज़, जो प्लेन के मुताबिक हमने एक्टिविटीज़ को सरंजाम दिए हुए होते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम ट्रैक कर रहे होते हैं, उसको हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और देखते हैं कि जो हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है तो इसके क्या असरात जो है हमारे जो सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स सिस्टम है उस पर पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं। इसके बाद मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एक्टिविटीज़, वही बात है जो कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताई, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इवॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, evaluation is the periodic assessment of the relevance, effectiveness and impact of activities in the light of the objectives of the surveillance and response system। एवॉल्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं कि हमने प्रैक्टिकली जो काम किया था और हमने जो प्लानिंग की थी, तो आया हमने जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया था तो उससे हमारे साथ जो आउटकम आया हुआ है क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव के रिलेवेंट है या नहीं, उसके असरात है या नहीं, और उसके जो इम्पैक्ट है वो रिलेवेंट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इवॉल्वेशन में देखते हैं। वही बातें जो है दोबारा यहाँ पर पॉइंट्स में आपको बताई गई है। कहते हैं कि इंश्योर द सर्वेलेंस सिस्टम मीट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट वाज फॉर्मुलेटेड। वही बात है कि इवॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे कि क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव किए हैं या नहीं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ एंड एनी चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, जो प्रैक्टिकली हमने सिस्टम पर इम्प्लीकेशन की हुई होती है, तो इवॉल्यूशन के ज़रिए हम देखते हैं कि आया उससे हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आई हुई है या नहीं, या उसकी स्टेटस में किसी किस्म की तब्दीली आई हुई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से प्रोवाइड एन evidence base on which to modify surveillance objective implementation strategies and plan activities, enable planning of resources allocation, provide explanation for achievement and failures in the system, and provide specific recommendation for improving the system। इसमें जो है एक्सप्लेनेशन की कोई पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपली यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। इंडिकेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स आर वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड रिपीटेडली ओवर टाइम एंड प्रोवाइड मेजर्स ऑफ चेंज इन अ सिस्टम। इंडिकेटर यूजुअली हमारे साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी जो सिस्टम होता है सर्वेलेंस सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम क्या करते हैं, उस सिस्टम में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो
सिस्टम में चेंजेस आए हुए हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इंडिकेटर्स के ज़रिए करते हैं। इंडिकेटर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो स्टेटस है, सिस्टम की जो कंडीशन है, उसके बारे में हमें जो है फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसी तरह से कौन सी ख़राबियाँ जो है वो सिस्टम में मौजूद है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके बारे में हमें इंडिकेटर्स इंफॉर्मेशन देती है। यूजुअली एक्सप्रेस एज सिंपल काउंट्स, प्रोपोर्शन, रेट्स एंड रेशो। इंडिकेटर्स के जितने भी हमारे साथ क्या होते हैं इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम यूजुअली सिंपल काउंट मतलब डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शन, रेट्स और रेशो में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स के हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स है। इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाई इन वेरियस वेज इन लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच। LFA स्टैंड फॉर लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इनपुट, प्रोसेस इंडिकेटर, आउटपुट इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर एंड इम्पैक्ट इंडिकेटर। इनपुट इंडिकेटर किसे कहते हैं? आर द रिसोर्सेज नीड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। इनपुट इंडिकेटर यूजुअली हमारे साथ वो रिसोर्सेज होती है, वो चीज़ें होती है जिसको जो है हमें ज़रूरत होती है उसको जो है सिस्टम पर प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। ट्रेन पर्सन मतलब हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनका ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माशी तौर पर जो है आप स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक आप हर काम करते हो, गाइडलाइंस आपके साथ मौजूद हो। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो, फॉर्म ऑफ फॉर सर्वेलेंस हो, कंप्यूटर हो, आपके पास स्टॉक फाइल्स हो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए, और दूसरे लॉजिस्टिक एसडीएम नेक्सेस जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना आपके पास इनपुट इंडिकेटर्स कहलाती है। Process indicator are used to monitor and track implementation of the plan activities which are critical for attaining the surveillance core function. प्रोसेस इंडिकेटर यूजुअली हमारे साथ वो तमाम चीज़ें होती है जिसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की होती है और उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया होता है, तो उस प्रैक्टिकली जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की होती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे साथ डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसके ज़रिए हम प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, प्रोसेस की कंडीशन को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये प्रोसेस जो कंटिन्यू है ये हमारे वेल के मुताबिक है या नहीं, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। एग्ज़ाम्पल में आपको ट्रेनिंग जो है वो दिया गया है कि आपके पास ट्रेनिंग हो, सुपरविजन हो, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस हो और टूल्स हो, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट इंडिकेटर्स आर मेजर ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। आपने जो काम किए होते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है तो उसको आप जब मेजर करते हैं, ठीक है, इमीडिएटली, तो उसको आउटपुट इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज रिपोर्ट ऑफ सर्वेलेंस डेटा का जो रिपोर्ट है और इसी तरह से जो फीडबैक है ये आपके पास आउटपुट इंडिकेटर में आता है। इसी तरह से आउटकम इंडिकेटर आर मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए हम आउटकम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और इसी तरह से द एक्सटेंट टू विच द सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, और किस हद तक जो है सर्वेलेंस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किए गए हैं, तो इन सब चीज़ों को हम आउटकम इंडिकेटर के ज़रिए मेजर करते हैं, ठीक है। सच एज यूज़ ऑफ सर्वेलेंस डेटा फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिसीजन एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे साथ लास्ट जो टाइप है वो है इम्पैक्ट इंडिकेटर आर मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम आर बीइंग अचीव। ये हमारे साथ वो इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम जो सर्वेलेंस की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको हम देखते हैं कि आया हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको हमने अचीव की है या नहीं। तो इसको हम इम्पैक्ट इंडिकेटर के ज़रिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वेज़ टू इम्प्रूव सर्वेलेंस सिस्टम। अब मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप सर्वेलेंस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि
इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिशनर, जो काम करने वाले होते हैं उनके पास जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इससे आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से होगा और बेहतर तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग, आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, उसको सिंपल होना चाहिए, आसान अल्फाज में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जिसको पढ़ने वाला जो है उसको मज़ा आए और वो उसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। फ्रीक्वेंट फीडबैक, आपको जो फीडबैक है वो आप फ्रीक्वेंट उसका फीडबैक आपको मिले, ठीक है। वाइडन द नेट एंड एक्टिव सर्वेलेंस आपका हो, आपका जो सर्वेलेंस हो वो एक्टिव हो, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक्टिव सर्वेलेंस ये हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है और जो रिज़ल्ट होता है वो वेरीफाइड होता है, वैलिडेटेड होता है, ठीक है। फिलिंग द ड्यूज़ फार्म, फिर आपके पास मुख्तलिफ फार्म हैं, ये आपको दिए गए जिसमें डिजीज़ वगैरह को आपने फिल करना होता है, ठीक है। तो ये आपको उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आप फिर ख़ुद देख लें, इसमें कोई बात नहीं है एक्सप्लेनेशन की। तो फिलिंग द ड्यू उसके जो स्टेप्स है वो आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको आप फिर ख़ुद देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म सिर्फ आपको बताए गए हैं। नर्सिस रोल इन सर्विलेंस, अब सर्विलेंस में नर्सिस का क्या किरदार होता है। असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ रिस्क टू आइडेंटिफाई मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट, ठीक है। नर्सेज जो है ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ रिस्क को एसेस करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए ख़तरा साबित होती हो। तो नर्स का एक किरदार ये हो गया। इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ थ्रेट टू इंश्योर दैट सर्वेलेंस इज़ लिमिटेड टू द इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इवेंट, ठीक है। इसके अलावा नर्सेज जो है वो मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो आवाम की सेहत के लिए जो ख़तरे होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सी बातें जो है वो ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस काज करती है, काज कर सकती है और ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम टू रिव्यू स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम, जो सिस्टम हमारे साथ होता है तो उसको मजबूत बनाने के लिए नर्सेज क्या करते हैं, जो उनके पास सिस्टम होता है, एग्जिस्टिंग मौजूदा सिस्टम होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं और तो उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं नर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटिजिक प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की बुनियाद पर क्या करते हैं नर्सेज, स्ट्रेटिजिक प्लान बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नर्सेज जो है सर्वेलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से क्रूड डेथ रेट हो गया। क्रूड डेथ रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर साल 1000 बच्चों में कितने बच्चों की हर साल 1000 या 10,000 या 1 लाख, मतलब आप जितने भी लेते हैं तो पर ईयर के लिहाज से उनमें कितने लोगों की डेथ होती है, ठीक है, टोटल कितने लोगों की डेथ होती है, तो इसको कहता है क्रूड डेथ रेट। इसी तरह से क्रूड बर्थ रेट है कि 1000 बच्चों में कितने बच्चों की तादाद जो है, कितने बच्चे जो है वो पैदा होते हैं या कितने बच्चों की जो है वो मौत होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने बच्चे पैदा होते हैं लाइवली, ठीक है, जिंदा, तो इसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये भी हमने डिटेल के साथ, ये सारे टर्म जो है हमने डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें जो डिस्कस करने की बात है वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको फिर ख़ुद देख लें, क्योंकि आप सेक्स रेशो इसका भी मैंने आपको बताया था कि सेक्स रेशो यूजुअली फ़ीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल जो रेशो होता है उसको सेक्स रेशो कहते हैं। और ये एक्सप्रेशन आपने जो है ऑलरेडी यूनिट नंबर 6 या 5 में मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 8 एपिडेमियोलॉजी का, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।